मैं डॉक्टर खेमचंद गुर्जर, एसोसिएट प्रोफेसर EFM, LBS गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीकॉम पार्ट 3 के पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता के टॉपिक पंचायती राज की आलोचनात्मक समीक्षा या मूल्यांकन के संदर्भ में पंचायती राज की समस्याएं या विफलताओं के बारे में चर्चा करेंगे। पंचायती राज के आलोचनात्मक मूल्यांकन में इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको पंचायती राज की उपलब्धियों के बारे में बताया था। आज हम डिस्कस करते हैं पंचायती राज की समस्याओं और विफलताओं की, जिनमें पंचायती राज की समस्याएं या विफलताएं इस प्रकार से हैं। नंबर 1, संवैधानिक प्रावधान का अभाव। देश के स्वतंत्र होने के बाद पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम शुरू किए गए, लेकिन ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान करने में विफल रही हैं। इसका कारण ये था कि इन संस्थाओं के ढांचे और उनकी वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों के बारे में कोई विशिष्ट संवैधानिक प्रावधान नहीं था। पंचायत राज संस्थाएं राज्य सरकारों और उनके नौकरशाही तंत्र की दया पर निर्भर रही हैं। नौकरशाही संस्थाएं हमेशा ग्रामीण संस्थाओं के अधिकारों को छीनने के लिए तत्पर रहती हैं। दूसरा, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव। पंचायत राज की दूसरी समस्या या विफलता इन संस्थाओं के साथ अधिकारों को बांटने की राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल पावर रहा है। भारत में सभी राजनीतिक दल पंचायत राज संस्थाओं तक सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं, परंतु व्यावहारिक रूप से गंभीर रूप से कभी ऐसा विचार विमर्श नहीं हुआ जिससे राजनीतिक दलों की सत्ता विकेंद्रीकरण की इच्छा का परिचय मिलता हो। तीसरा है विशिष्ट वर्ग को ही लाभ। पंचायत राज संस्थाएं उन्हीं कार्यों को करने में रुचि लेती हैं जिनके लिए सरकार द्वारा आर्थिक अनुदान दिया जाता है। उस अनुदान का लाभ गांव के प्रभावशालीता समृद्ध लोगों ने ही उठाया है, अतः पंचायतें एक वर्ग विशेष के हितों की पूर्ति करने तक सीमित रह गई हैं। इससे गाँव में वर्ग संघर्ष की स्थिति पैदा होती है। नेक्स्ट है सामाजिक पिछड़ापन। ग्रामीण लोगों का सामाजिक पिछड़ापन भी इन संस्थाओं की एक समस्या है। आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में सामंती प्रवृत्तियां विद्यमान हैं। सूदखोरी, जातीय प्रथा और सांप्रदायिक टकराव तथा सामाजिक और सांस्कृतिक पिछड़ापन पंचायत राज संस्थाओं के प्रभावहीन रहने में उत्तरदायी रहा है। नेक्स्ट है दलगत राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स। पंचायत राज की सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा दलगत राजनीति रही है। पंचायतें राजनीति का अखाड़ा बनती जा रही हैं। पंचायतों में छोटी छोटी बातों को लेकर के झगड़े हुआ करते हैं, दलबंदी होती है और बहुत सा समय लड़ने झगड़ने में निकल जाता है। यदि हमारे राजनीतिक दल पंचायतों के चुनाव में हस्तक्षेप करना बंद कर दें तो पंचायतों को दलगत राजनीति से बाहर निकलने का अवसर मिल सकता है। नेक्स्ट है आर्थिक समस्या। आर्थिक समस्या पंचायत राज संस्थाओं के सामने शुरू से ही रही है। इन संस्थाओं को स्वतंत्र आर्थिक स्रोत या तो दिए नहीं गए हैं या फिर जो दिए गए हैं वे अर्थ शून्य हैं। इसके फलस्वरूप राज्य के अनुदानों पर ही इन संस्थाओं को निर्भर रहना पड़ता है। अतः आय के पर्याप्त एवं स्वतंत्र स्रोत पंचायत राज संस्थाओं को दिए जाने चाहिए ताकि उनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ हो सके। नेक्स्ट है अशिक्षा व निर्धनता की समस्या। अशिक्षा और निर्धनता ग्रामीणों की विकट समस्या है। उसके कारण ग्रामीण नेतृत्व का विकास नहीं हो पा रहा है और ये अपने संकीर्ण दायरों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अगला बिंदु है केंद्र प्रायोजित कार्यक्रम। गत 2 दशकों में ग्रामीण विकास के लिए केंद्र सरकार की विभिन्न एजेंसियों द्वारा प्रायोजित अनेक कार्यक्रम लागू किए गए,
लेकिन इन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों जैसे स्थानीय प्रशासन को पूरी तरह शामिल नहीं किया गया। परिणाम स्वरूप ग्रामीण विकास में केवल आंशिक सफलता ही मिली है। नेक्स्ट एंड लास्ट है प्रशासनिक तंत्र का अभाव। समुचित प्रशासनिक तंत्र के अभाव में ग्राम पंचायतों को सौंपे हुए ग्रामीण विकास के अनेक कार्यक्रम कारगर ढंग से लागू नहीं हो पाए हैं। उपयुक्त समस्याओं के अलावा भी कई समस्याएं हैं, जैसे राजनीतिक जागरूकता की कमी, विकास कार्यों की उपेक्षा, प्रशासनिक अधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों में सहयोग का अभाव इत्यादि। इसके अतिरिक्त सभी राज्यों में राज्य के विधान मंडल और संसद सदस्यों को पंचायत राज संस्थाओं से संबंध करने का प्रयत्न किया गया है। अब हम बात करते हैं पंचायत राज की सफलता के लिए सुझाव। देश का विकास तभी होगा जब उसकी आत्मा के रूप में गांव की प्रगति या विकास हो। गाँव का सर्वांगीण विकास पंचायतों की सफलता के द्वारा ही संभव है। पंचायतों की सफलता के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए जा सकते हैं। नंबर 1, पंचायत राज संस्थाओं के ढांचे और उनके वित्तीय व प्रशासनिक अधिकारों के बारे में जो संवैधानिक प्रावधान दिए गए हैं उन्हें कठोरता से लागू किया जाए। नंबर 2, पंचायत राज संस्थाओं में व्याप्त गुटबंदी को समाप्त करना चाहिए। नंबर 3, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार करना चाहिए। नेक्स्ट 4, पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। और नंबर 5, राज्य सरकार द्वारा पंचायत राज संस्थाओं को मनमाने ढंग से भंग करने के अधिकार पर कानूनी प्रावधानों के द्वारा अंकुश लगाया जाना चाहिए। इन संस्थाओं को भंग करने पर उनके चुनाव अधिकतम 6 माह की अवधि में अवश्य ही कराए जाने चाहिए। ये प्रसन्नता की बात है कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में ये व्यवस्था की गई है कि भंग की गई पंचायतों के चुनाव अधिकतम 6 माह की अवधि में अवश्य ही करा लिए जाने चाहिए। पंचायत राज संस्थाओं के प्रति राज्य सरकारों तथा जिला अधिकारियों का उदासीन होना इसके लिए घातक होगा। राज्य सरकारें उनके तकनीकी अभिकरणों तथा जिला अधिकारियों को पंचायत राज संस्थाओं का मार्गदर्शन करना चाहिए तथा उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। जिला अधिकारियों को इन विकेंद्रित प्रजातांत्रिक संस्थाओं के दोस्त, दार्शनिक तथा पथ प्रदर्शक, कहने का तात्पर्य कि एज ए फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड के रूप में कार्य करना चाहिए। उन्हें जनता को अधिकतम पहल करने का मौका देने वाले शिक्षकों का कार्य करना चाहिए। अधिकारियों को अहंकार व वर्ग उच्चता की खोखली धारणाओं को त्यागना होगा। नौकरशाही की पुरानी उच्चता वाली मनोवृत्ति से काम नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही पंचायत राज का भविष्य, पंचायत राज संस्थाओं के भविष्य के संबंध में कुछ महान विधिवेत्ता, कुछ विद्वान इसके बारे में आशंकाएं व्यक्त करते हैं और कुछ इसके संबंध में इन संस्थाओं का भविष्य उज्जवल मानते हैं। इस पर महान विधिवेत्ता श्री B.R. कृष्ण अय्यर ने कहा है कि पंचायतों के बारे में एक गंभीर शिकायत यह है कि इनके कारण हमारे गांवों में गहरी और पक्की धड़ेबाजी फैली हुई है। आपसी मनमुटाव, जातिगत तथा राजनीतिक झगड़ों तथा सांप्रदायिक हिंसा के कारण सरकारी कामों के सामूहिक प्रयास कमज़ोर पड़ जाते हैं। इसके अलावा गांवों में धन का दुरुपयोग, सामंतवादी शोषण, महिलाओं के प्रति असमानता, हरिजनों तथा गिरिजनों पर अत्याचार और चुनावों में हेराफेरी जैसी बुराइयों को भी बल मिलता है।
हालांकि देश के अधिकतर इलाकों के बारे में इस तरह की आशंका करना अतिशयोक्तिपूर्ण हो सकता है, लेकिन काफ़ी क्षेत्रों में पंचायती प्रणाली को विफल करने वाले इस प्रकार के लोकतंत्र विरोधी तत्व मौजूद हैं। महिलाओं तथा ST/SC के लिए सीटों का आरक्षण उचित है। गांव में धड़ेबाजी से निपटना कठिन कार्य है, परंतु इसी आधार पर निर्वाचित स्वशासन की व्यवस्था को समाप्त नहीं किया जा सकता और नई सांप्रदायिक उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके आधार पर ऐसा निर्णय करना उचित है इसी की व्यापक स्तर पर व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में क्या कहा जा सकता है। फिर भी एक राष्ट्र के रूप में हम टेढ़े मेढ़े ढंग से ही सही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए निचले स्तर पर स्वशासन प्रणाली को अस्वीकार करने का कोई उचित कारण नहीं है। निचले स्तर पर क्रूरताएं, अत्याचार, झगड़ालू तौर तरीके तथा हमले भी हो सकते हैं। ऊपरी तौर पर तो इससे भी अधिक घातक, अधिक गलत तरीके अपनाए जाते हैं, किंतु वह सब पर्दे के पीछे छिपा रहता है। परंतु आम आदमी को सत्ता में शामिल करने से बहुत फायदे होंगे। राजनीतिक सक्रियता बढ़ेगी, प्रशासन चलाने के लिए अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने लगेंगे और लोकतांत्रिक ढांचा मजबूत होगा। अब पंचायत राज संस्थाओं को भविष्य में बनाए रखना देश के लिए लाभदायक साबित होगा और इस संबंध में 73वां संविधान संशोधन अपने आप में एक महत्वपूर्ण कारगर कदम कहा जा सकता है और इस संबंध में कहा जा सकता है कि इन पंचायत राज संस्थाओं का भविष्य उज्जवल है। आज हम इतना ही लेते हैं। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।